नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान जंग के चलते मुश्किल में फंसे डोनाल्ड ट्रंप की, राहुल गांधी के बीजेपी पर तीखे वार की, जानेंगे कैसे मुश्किल में फंस गए असम के सीएम हिमंता शर्मा और ममता बनर्जी ने क्यों मांगा पीएम मोदी से इस्तीफा। देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के सीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक, गेट तोड़कर अंदर घुसी अज्ञात कार, गिरफ्तार हुआ ड्राइवर। असम पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, बोले देश को बचाना है तो बीजेपी हटाना होगा। देश में एलपीजी संकट को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, सरकार को बताया नीति शून्य, कहा जब अहंकार नीति बन जाए तो चरमराती है अर्थव्यवस्था। तेजस्वी यादव ने बिहार में शराबबंदी को बताया विफल, शासन प्रशासन और शराब माफिया पर लगाया शराब तस्करी का आरोप, शराबबंदी कानून को बताया मजाक। हरे निशान पर बंद हुआ बाजार, 787 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 74,106 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 255 अंकों की बढ़त के साथ 22,968 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ईरान से जंग अमेरिका को बहुत भारी पड़ रही है और डोनाल्ड ट्रंप की तो कुर्सी ही खिसकती दिखाई दे रही है। उनके खिलाफ सेना से लेकर संसद तक गुस्सा देखा जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने एक और प्रस्ताव सीज फायर के लिए ईरान को दिया है। ईरान ने इसका जवाब दे दिया है। क्या है ईरान का जवाब, देखिए रिपोर्ट। ईरान के हमलों से अमेरिकी राष्ट्रपति बौखलाए हुए हैं। ट्रंप की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन ईरान पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा, क्योंकि ईरान के हमले जारी हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बौखलाहट में एक के बाद एक बयान दे रहे हैं और अब तो उन्होंने हद ही कर दी। ईरान को धमकाते हुए ट्रंप ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे अमेरिका में ही बवाल मच गया। अमेरिकी सीनेट के सदस्य और डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता चक शूमर ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को एक असंतुलित व्यक्ति की बकवास बताया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के इसी तरह के बयानों ने सहयोगियों को भी दुश्मन बना दिया है। ट्रंप की पूर्व सहयोगी मार्जरी टेलर ग्रीन ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति पागलपन की स्थिति में हैं, जबकि अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप के बयान को खतरनाक और मानसिक रूप से असंतुलित बताया है। अमेरिकी कांग्रेस को तुरंत दखल देने को कहा है। वहीं सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि अगर वो कैबिनेट में होते तो संविधान के 25वें संशोधन, जिसमें राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, उस पर विचार करते। ट्रंप के बयान के बाद कई अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि राष्ट्रपति के खिलाफ संविधान का 25वां संशोधन लाया जाना चाहिए। दरअसल 25वें संशोधन की धारा 4 के तहत इसमें उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के बहुमत, जो 15 में से 8 होता है, उसको अधिकार है कि वो लिखित रूप से घोषणा करें कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति तुरंत एक्टिंग राष्ट्रपति बन जाता है। यानी साफ है कि अब ट्रंप की कुर्सी संकट में फंस गई है और संकेत मिलने लगे हैं कि उनकी कुर्सी जल्द ही खिसकने वाली है। इस बीच अमेरिका की तरफ से सीज फायर को लेकर आखिरी कोशिश चल रही है। एक्सियोस की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्तावित समझौते के पहले चरण में 45 दिन का सीज फायर लागू किया जाएगा, जिसके दौरान स्थायी शांति समझौते पर बातचीत होगी। इस बातचीत में पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। इधर ट्रंप की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि डील 7 अप्रैल को रात 8 बजे तक नहीं होती है तो ईरान के ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों पर हमले किए जाएंगे। वहीं ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, साफ कर दिया है कि अगर उसके ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होगा तो पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगी भी नहीं बचेंगे। यानी अमेरिकी हमले के नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। कुल मिलाकर ईरान, अमेरिका और इजराइल जंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गले की फांस बनती जा रही है और अब वो अपने ही देश में बुरी हालत में जाते दिख रहे हैं। ट्रंप की कुर्सी संकट में है। अमेरिका का प्रस्ताव ईरान ने ठुकरा जो दिया है। साफ है ये जंग अभी और तेज होगी। वहीं भारत में 3 राज्यों की चुनावी जंग आखिरी दौरे पर पहुंच गई है। चुनाव प्रचार खत्म होने में कुछ घंटे का वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ प्रचार किया, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर तीखा हमला किया। क्या कुछ कहा राहुल ने, देखिए रिपोर्ट। 3 राज्यों में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार थमने वाला है। ऐसे में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक दिन में कई रैलियां कर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सबसे पहले तो राहुल गांधी केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में गरजे और उसके बाद केरला में भी उन्होंने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया। पुदुचेरी में राहुल गांधी ने सत्ता परिवर्तन का आह्वान करते हुए कहा कि यहाँ की जनता को एक ऐसी सरकार मिले जो वास्तव में पुदुचेरी की आवाज का प्रतिनिधित्व करे। राहुल गांधी ने जनता से वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। राहुल गांधी के इन वादों में पूर्ण राज्य का दर्जा, 30,000 नए रोजगारों का सृजन, बेरोजगार युवाओं के लिए 2,000 मासिक सहायता समेत कई चीजें शामिल रही।
एक तरफ जहां राहुल गांधी ने पुदुचेरी में जनता से बड़े वादे किए, तो वहीं केरल में जनसंबोधन के दौरान वो बीजेपी पर जमकर गरजे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। उन्हें वरिष्ठ भाजपा नेताओं को इस तरह अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह मानते हैं कि देश पर शासन करने के लिए वो ही बने हैं। ये मानसिकता हमारे देश को बर्बाद कर रही है। इसके कारण ऐसी सरकारें बन रही हैं जो जनता की नहीं सुनती, जनता का अनादर करती हैं और बिना सोचे समझे फैसले लेती हैं। उन्होंने केरल भर में मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले सीपीएम के बिलबोर्ड के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि केरल मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले सीपीएम के बिलबोर्ड पर लिखा है और कौन, मुख्यमंत्री भगवान नहीं है, ना ही केवल अकेले केरलवासी हैं जो शासन कर सकते हैं। ये कहना कि केवल वो ही केरलवासी शासन कर सकते हैं हर केरलवासी का अपमान है। जिस तरह राहुल गांधी ने पुदुचेरी से लेकर केरलम तक मोर्चा खोला है, उससे साफ है कि ये चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल भरा होने वाला है। राहुल ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में जोरदार प्रचार कर बीजेपी को घेरा, वहीं असम में बीजेपी की मुश्किल बढ़ती दिख रही है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा मुश्किल में घिर गए हैं और अब वो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमा करने की बात भी कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म होने में कुछ ही घंटे बचे हैं और कांग्रेस ने पूरा खेल ही पलट दिया है। बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है, देखिए रिपोर्ट। असम की राजनीति में चुनावी पारा इस वक्त अपनी चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और उनकी उम्मीदवारी यानी नामांकन रद्द करने की बड़ी मांग कर दी है। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी हलफनामे में सच छुपाया है। पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि शर्मा ने अपनी विदेशी संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया। पार्टी ने इसे हिमंता फाइल्स का नाम दिया और कहा कि अभी तो सिर्फ 2-3 देशों के मामले सामने आए हैं, अभी कई और फाइल्स खुलनी बाकी है। इस विवाद में नया मोड़ तब आया जब एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास 3 अलग-अलग देशों के पासपोर्ट हैं। इधर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि ये सभी दावे दुर्भाग्यपूर्ण, मनगढ़ंत और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठ है। मैं और मेरी पत्नी इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे और पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और दीवानी दोनों तरह के मानहानि के मुकदमे दायर करेंगे। असम चुनाव के बीच ये घटनाक्रम राज्य के चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डाल सकता है। उधर दूसरी तरफ पीएम मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा असम दौरे पर रहे। उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों के हक में प्रचार कर कांग्रेस पर हमला करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस खुलकर घुसपैठियों का साथ दे रही है। कांग्रेस अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई का विरोध कर रही है। कांग्रेस असम में ऐसा कानून बनाने की बात कर रही है जिसके बाद घुसपैठिया शब्द बोलने वाले को भी जेल हो जाएगी। कांग्रेस इस कानून में घुसपैठियों को ही पीड़ित घोषित कर देगी। कांग्रेस खुलकर घुसपैठियों का साथ दे रही है। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? अब एक तरफ कांग्रेस भ्रष्टाचार के नाम पर सीएम शर्मा को घेर रही है, वहीं बीजेपी इसे चुनाव से पहले छवि खराब करने की साजिश बता रही है। चुनाव आयोग इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी है। कांग्रेस ने हिमंता को घेरा, वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर सवाल उठा दिए। पूछा है कि पाकिस्तान बंगाल पर हमले की धमकी दे रहा है, पीएम चुप क्यों है? ममता ने दावा किया है कि बंगाल के लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से हेराफेरी की कोशिश कर रही है। क्या कुछ कहा है ममता ने, देखे रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चलते सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं। सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां कर जनता को साध रही हैं। साथ ही मोदी सरकार पर हमलावर भी दिखाई दे रही हैं। इसी कड़ी में सीएम ममता ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। रैली में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जैसी केंद्रीय बलों को बंगाल में चुनाव को प्रभावित करने के लिए रणनीतिक रूप से तैनात किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है और प्रशासनिक नियंत्रण में हेरफेर किया जा रहा है। यही नहीं, बल्कि उन्होंने सीधे पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया और उनसे पीएम पद छोड़ने की मांग कर दी। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि भारत पाकिस्तान के बीच अगला संघर्ष सीमा तक सीमित नहीं रहेगा और इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से कोलकाता में हमले की बात भी कही गई थी। इसी पर पीएम मोदी को घेरते हुए ममता बनर्जी ने कहा, आप चुनावी रैलियों में बंगाल को निशाना बनाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान बंगाल पर हमले की बात करता है तो आप एक शब्द भी नहीं बोलते। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी के हालिया दौरे पर भी सवाल उठाया
कि प्रधानमंत्री ने बंगाल में अपनी रैली के दौरान इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कोलकाता पर हमले की बात कही तो प्रधानमंत्री ने ये क्यों नहीं कहा कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए मतदान के दौरान किसी भी बाधा का विरोध करने और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया। वहीं देखना होगा कि ममता के इन हमलों पर बीजेपी की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं। ममता के बयान से पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि कोर्ट ने सीएम के खिलाफ ही सीबीआई जांच की बात कह दी है। इसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखेंगे रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों को ठेके देने के मामले में सीबीआई जांच का बड़ा आदेश दिया है। इस फैसले ने केंद्र की मोदी सरकार की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के नारे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए समझते हैं कि यह मामला क्या है। याचिका के मुताबिक सीएम पेमा खांडू ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर 1270 करोड़ रुपए के सार्वजनिक निर्माण कार्यों के ठेके अपने ही परिवार के मेंबर्स की फर्मों को बांट दिए। प्रारंभिक जांच में सीबीआई को 2015 से 2025 तक के सभी निर्णयों की जांच करनी होगी। जांच एजेंसी को 16 हफ्तों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। राज्य के मुख्य सचिव को 1 हफ्ते में सीबीआई की मदद के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब सैया भाई कोतवाल तो डर किस बात का। श्रीनिवास लिखते हैं, यह भाजपा के पेमा खांडू हैं, अभी अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। इन्होंने 1270 करोड़ रुपए के पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स अपने ही परिवार से जुड़ी कंपनियों को दिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। खैर, जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा, लेकिन खाऊंगा ना खाने दूंगा का क्या। विपक्ष का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली बीजेपी अपने ही मुख्यमंत्रियों के कारनामों पर चुप क्यों है। जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने साफ किया है कि सीबीआई ये देखेगी कि क्या इन ठेकों के आवंटन में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अगर जांच निष्पक्ष हुई तो यह पूर्वोत्तर में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। अब इस मामले में आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार संकट में घिरती दिख रही है। भ्रष्टाचार के आरोप सीधे सीधे सीएम पर ही लग गए हैं। वहीं बिहार में भी बीजेपी के हाथ से सीएम पद फिसलता दिख रहा है। सम्राट चौधरी, जिनकी नजर सीएम पद पर है, उनके सामने ही निशांत कुमार को सीएम बनाए जाने के नारे लगे हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार इस्तीफे को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नीतीश के मन में आखिर चल क्या रहा है। देखिए रिपोर्ट। पटना में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बिहार की राजनीति में बड़ी सरगर्मी देखने को मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद के नए गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे, लेकिन कार्यक्रम से ज्यादा सुर्खियां वहां की नारेबाजी ने बटोरी। जैसे ही नीतीश कुमार गेस्ट हाउस का फीता काटने पहुंचे, वहां मौजूद जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जोश में नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं ने एक सुर में निशांत कुमार सीएम जिंदाबाद के नारे लगाए। गौर करने वाली बात यह है कि ये नारेबाजी बीजेपी के कद्दावर नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में हुई। नीतीश कुमार इन नारों को सुनकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। देखिए। निशांत कुमार जिंदाबाद, निशांत कुमार जिंदाबाद, बिहार का सीएम निशांत कुमार जिंदाबाद, बिहार का सीएम निशांत कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, निशांत कुमार जिंदाबाद, निशांत कुमार। सियासी गलियारों में इस नारेबाजी के गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से यह चर्चा तेज है कि भाजपा के सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ऐसे में जेडीयू कार्यकर्ताओं की तरफ से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम आगे बढ़ाना, उनके नारे लगाना बीजेपी के लिए एक मैसेज माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि जेडीयू समर्थकों ने ये नारे लगाकर साफ कर दिया है कि भविष्य में भी सीएम की कुर्सी पर जेडीयू का ही दावा रहेगा। गौरतलब है कि यह घटनाक्रम तब देखने को मिला है जब जेडीयू की एक बैठक भी प्रस्तावित है। फिलहाल पार्टी की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन समर्थकों के इस रुख ने बिहार में अगले सीएम की बहस को और दिलचस्प बना दिया है। बिहार बीजेपी के हाथ से निकल रहा है, वहीं अगले साल यूपी भी उसके हाथ से निकल सकता है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि यूपी में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और क्या कुछ कहा है अखिलेश ने, देखिए रिपोर्ट में। कन्नौज में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव का एजेंडा साफ करते हुए कहा कि सपा संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण और पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को बचाने की लड़ाई लड़ रही है।
अखिलेश यादव ने भाजपा की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग आज सत्ता में हैं, उनके वैचारिक संगठनों ने लंबे समय तक भारत के तिरंगे को स्वीकार नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिन्होंने कभी भारत का झंडा नहीं अपनाया। उनकी मदर पार्टी, उनके संगी साथी, अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोगों ने कभी भारत का झंडा स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ये न समाजवादी हैं और न ही संविधान को मानने वाले। भाजपा हार के डर से इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर साजिश रचती है। महिला आरक्षण पर अपनी राय रखते हुए अखिलेश ने कहा कि सपा महिलाओं को अधिकार देने के पक्ष में है, लेकिन भाजपा की नीयत साफ नहीं है। उन्होंने आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज 2026 में भी सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर काम कर रही है, जबकि आबादी काफी बढ़ चुकी है। बिना सही गिनती के आरक्षण देना केवल एक छलावा है। अखिलेश यही नहीं रुके, बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार पर घेरते हुए उन्होंने खाली सिलेंडर और खाद की बोरी में चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता को सिर्फ खाली वादे और आधे अधूरे सिलेंडर दे रही है। ये खाली सिलेंडर तो दे सकते हैं, भरे सिलेंडर नहीं दे पाएंगे। आखिर में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए अखिलेश ने ऐलान किया कि सपा का लक्ष्य 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। अखिलेश के लगातार हमलों से साफ है कि 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी के लगातार हमलों से बीजेपी खेमे में हलचल तेज हो गई है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पीएम मोदी जहां जहां गैर बीजेपी की सरकार होती है, वहां की सरकार के कार्यकाल को वो जंगल राज कहते हैं। बीच बीच में वो नेहरू, इंदिरा, सोनिया जैसे नामों का भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब साफ है कि वो अपने पिछले 14 साल के काम गिनवाने की जगह मौजूदा सरकारों का डर बताकर वोट मांग रहे हैं, जबकि उनकी सरकार के आने के बाद किस किस का डर रहता है, ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।